Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह in association with JK Tyre, Total Control। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। आज सबसे पहले आपको उस हीरो की कहानी दिखाएंगे जिनका शरीर फौलाद का था लेकिन मन बिल्कुल मक्खन जैसा था, और उस हीरो का नाम है धर्मेंद्र। आज 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई। वो हमेशा कहते थे कि हीरो वो होता है जो दिल जीत कर जाता है, और आज वो भी असली हीरो की तरह करोड़ों लोगों का दिल जीत कर गए हैं। इसके बाद हम आपको देश के एक और हीरो विंग कमांडर नमांश सयाल की अंतिम यात्रा में लेकर चलेंगे। विंग कमांडर सयाल को हिमाचल प्रदेश में उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। विंग कमांडर सयाल ने अपना जीवन और अपनी अंतिम सांसें भारत में बने तेजस फाइटर जेट को समर्पित कर दी। इसलिए ये आज हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो इस योद्धा को सलाम करें और ये सुनिश्चित करें कि अपना पहला स्वदेशी फाइटर जेट बनाकर भारत ने जो मुहिम शुरू की है उसका परचम हमेशा लहराता रहे, चाहे हमारे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर लें। और दो नायकों की कहानी के बाद आपको भारत के कुछ खलनायकों की तस्वीर दिखाएंगे। दिल्ली की हवा में प्रदूषण के साथ साथ अगर कुछ भारत विरोधी लोगों के दिमाग में भी विचारों का प्रदूषण हो जाए तो यह देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हुए जिनके दिमाग में भारत विरोधी विचार भरे हुए थे, भारत विरोधी प्रदूषण भरा हुआ था। और प्रदूषण के नाम पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में ये लोग खतरनाक नक्सली माडवी हिडमा के लिए नारेबाजी करने लगे। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो कश्मीर के लिए आज़ादी मांगता है, अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों के लिए नारेबाजी करता है, और अब हिडमा जैसे खतरनाक नक्सलियों को हीरो बनाने पर तुला हुआ है, जबकि यही हैं भारत के असली विलेन। लेकिन आज हम डीकोड की शुरुआत देश की सबसे मशहूर फिल्म के पोस्टर से करना चाहते हैं। इस फिल्म का नाम है शोले, और ये 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। और शोले ने देश को सबसे पक्की दोस्ती वाली एक जोड़ी दी, और ये जोड़ी थी जय और वीरू की जोड़ी। आज 89 वर्ष की उम्र में वीरू यानी धर्मेंद्र ने 83 वर्ष के जय यानी अमिताभ बच्चन को अलविदा कह दिया, और ये जोड़ी आज टूट गई। हालांकि शोले फिल्म के क्लाइमैक्स में जय की मौत हो जाती है, लेकिन असल जिंदगी में वीरू जय का साथ छोड़कर पहले चले गए, और ये जोड़ी, ये दोस्ती तो हमेशा सलामत रहेगी, लेकिन ये जोड़ी आज टूट गई। शोले फिल्म में इनकी दोस्ती पर एक बड़ा मशहूर गाना था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों की ये जोड़ी आज टूट गई। जय और वीरू की इस जोड़ी ने भारत को दोस्ती का एक नया मतलब समझाया था, और अब आप ये संयोग देखिए कि पहली बार शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी, और अब शोले अपने ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ 12 दिसंबर 2025 को एक बार फिर से रिलीज हो रही है। लेकिन आज शोले की इस नई रिलीज से सिर्फ 18 दिन पहले शोले के हीरो वीरू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज अमिताभ बच्चन ने भी अपने पुराने दोस्त वीरू को आखिरी विदाई दी।
भगवान आपकी पुण्यात्मा को शांति दे। आपको नमन करते हुए सैल्यूट करता हूँ। पिछले कई दिनों से धर्मेंद्र की तबीयत खराब चल रही थी। 1 नवंबर को सांस लेने में दिक्कत आने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और लगभग 10 दिनों तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। उसके बाद उन्हें घर लाया गया। यानी धर्मेंद्र किसी हीरो की तरह मौत को हराकर अस्पताल से वापस घर आ गए थे और लगातार मौत के साथ संघर्ष करते रहे। धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे, असल जिंदगी में भी एक बहुत ही दिल वाले इंसान थे। वो बहुत इमोशनल थे, बात बात पर भावुक हो जाते थे, छोटी छोटी बातों पर खुश भी हो जाते थे। वो अपने हर रिश्ते में भावनाओं का पूरा इन्वेस्टमेंट करते थे और अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ दिल से जुड़ते थे। उनकी मुस्कान, उनका स्नेह, उनका सादापन, सब कुछ वैसा ही था जैसा पर्दे पर दिखता था, बल्कि जब आप मिलते थे तो उससे भी कहीं ज्यादा मानवीय लगते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि वास्तविक हीरो वही होता है जो दिल जीत कर जाता है। धर्मेंद्र अगर हॉलीवुड में होते तो शायद जेम्स बॉन्ड से लेकर सुपरमैन तक के जो बड़े बड़े किरदार हैं उन्हीं के लिए लिखे जाते, सबसे फिट स्टार होते इन सारे किरदारों के लिए। धर्मेंद्र हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले गुड लुकिंग और हैंडसम स्टार थे। बॉलीवुड में बहुत बाद में 6 पैक एब्स का जमाना आया, लेकिन धर्मेंद्र शुरुआत से ही अपनी शानदार फिजिक के लिए जाने जाते थे और आज मैं कह सकता हूं कि उनका शरीर फौलाद का था, लेकिन मन बिल्कुल मक्खन जैसा था। यह सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, यह उस दौर का अंत है जिसे हमने पर्दे पर नहीं, अपने बचपन में, अपनी यादों में और अपनी भावनाओं में जिया है। धर्मेंद्र की कहानी एक साधारण परिवार की सादगी से शुरू होती है। पंजाब के छोटे से गांव नसराली में 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ। यानी वो जमाना जब भारत एक गुलाम देश था। आजादी से पहले उनका जन्म हुआ और उनके पिता केवल किशन सिंह देओल एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र खुद भी उसी स्कूल में पढ़ा करते थे और जब वो 10वीं क्लास में थे तब उन्होंने दिलीप कुमार की एक फिल्म देखी जिसका नाम था शहीद, और तभी से उन्होंने ठान लिया कि वो भी फिल्मों में एक दिन हीरो बनेंगे। और पंजाब के गांव नसराली और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के बीच बहुत लंबा फासला था और इस फासले को तय करने के लिए धर्मेंद्र ने वर्ष 1958 में मशहूर फिल्मी मैगजीन फिल्म फेयर के टैलेंट हंट कंपटीशन में हिस्सा लिया और इस कंपटीशन को उन्होंने जीत लिया। इसे जीतने पर इनाम के रूप में उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, लेकिन वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। उन्हें पहली फिल्म वर्ष 1960 में मिली जिसका नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे, और धर्मेंद्र उम्र को सिर्फ एक नंबर मानते थे। 89 वर्ष की उम्र तक उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और आज से ठीक 1 महीने के बाद 25 दिसंबर को उनकी एक और नई फिल्म रिलीज हो रही है और उसका नाम है 21। तो आप सोचिए, अपने आखिरी दिनों तक, आखिरी सांस तक उन्होंने काम किया है, एक्टिंग की है। और उनके बारे में कहते हैं ही वॉज अ बॉर्न एक्टर, और आखिर तक वो काम करते हुए गए हैं। इस फिल्म में वो परमवीर चक्र विजेता 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं और यह फिल्म बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। धर्मेंद्र एक बार प्रधानमंत्री मोदी से नाश्ते पर मिले थे और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत कैसी रही, उनका अनुभव क्या था, एक बार उन्होंने खुद इसके बारे में बताया था। एक छोटा सा अंश आज आपको दिखा रहा हूं। मुझे याद है कि वो एक बार आपने मुझे नाश्ते पर बुलाया था और उस नाश्ते में ढोकला और कई लजीज वो गुजराती खाने पड़े थे, उसके अंदर एक पराठा पड़ा था। आपने कहा धर्म पूछा नहीं कि ये पराठा क्यों रखा है। मैंने कहा वो समझ तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा है कि मुंह में पानी आ रहा है। और आपने कहा कि मैं जब पंजाब में था
अब आप लोग तो सुबह भी पराठा, दोपहर को भी पराठा, शाम को भी पराठा ही डालते थे। तो मुझे भी आदत हो गई थी, तो मैंने कहा धर्मेंद्र को ये साथ पराठा देना चाहिए। अब दूर से भी आपको देखता था तो एक हमेशा एक ऊर्जा आती थी कि हमारा देश, जैसे मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तीसरे नंबर पे है, चौथे पे, और आप बहुत अपने देश को नंबर 1 दे देंगे। आप सब खूबियाँ आपकी माँ ने भर दी हैं, देशभक्ति का माता उसी माँ ने दिया है कि इस माँ को ज़्यादा प्यार करना। धर्मेंद्र से मुझे भी कई बार मिलने का मौका मिला और मेरे जितने भी अनुभव उनके साथ हैं, उनके आधार पर मैं आज उनके बारे में 2-3 बातें आपको बता सकता हूं। वो इतने बड़े स्टार थे, घर घर में लोग उनके बारे में बात करते थे। घर घर में धर्मेंद्र एक बड़ा नाम थे। आज आप भारत में किसी से भी पूछकर देख लीजिए, धर्मेंद्र नाम सबको पता है। धर्मेंद्र कौन है, इस देश का हर नागरिक जानता है। और पूरी की पूरी जो पीढ़ियां हैं, वो धर्मेंद्र का नाम सुनते सुनते, धर्मेंद्र को देखते देखते बड़ी हुई हैं। एक नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियां, यानी वो एक नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियों के हीरो हैं। लेकिन तब भी उन्हें कभी इस बात का घमंड नहीं था। आप उनसे कभी भी मिलिए, वो हमेशा एक विनम्रता के साथ आपसे मिलते थे। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप एक सुपरस्टार से मिल रहे हैं। घमंड दूर दूर तक नहीं था। अगर कोई फोटो खिंचवाने भी आता था, कोई बात करने के लिए भी आता था, तो रुक जाते थे, बात करते थे। किसी को फोटो खींचनी है तो फोटो खिंचवाते थे, किसी को ऑटोग्राफ चाहिए तो ऑटोग्राफ देते थे। और जो उनके चाहने वाले लोग थे, उनके बारे में कभी टीवी पर भी देखते थे तो खुद फोन करके बधाई देते थे कि आज मैंने आपका ये कार्यक्रम टीवी पर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने ये चीज देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस प्रकार के व्यक्ति थे, सबकी मदद करते थे, सबके मददगार थे। अक्सर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बारे में लोग कहते हैं कि वो दूसरों की मदद करना बंद कर देते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन धर्मेंद्र ऐसे थे जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। उन्होंने हर किसी की मदद की है। पंजाब से अगर कोई व्यक्ति चला जाए और मुंबई में जाकर उनसे बस इतना कह दे कि मैं पंजाब से आया हूं, तो वो तुरंत मिलने के लिए पहुंच जाते थे, हर संभव मदद करते थे। एक और उनकी खास बात यह है कि वो वैसे तो इतने बड़े स्टार थे, लेकिन दिल से किसान थे। और उन्होंने अपना जो जीवन जिया, वो एक किसान की तरह जिया। वो एक फार्म हाउस में रहा करते थे, पेड़ पौधों के नज़दीक रहते थे, हमेशा प्रकृति के बारे में बात करते थे। वीडियोस भी जो बनाते थे अपने इसी फार्म से बनाते थे और कहते थे कि मैं खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं हमेशा खेतों में रहना पसंद करता हूँ, पेड़ पौधों जानवरों के साथ रहना पसंद करता हूँ। इस तरह के वीडियोस लगातार बनाकर वो डालते रहते थे। लोगों को बताते थे कि आज मैं ये खाना खा रहा हूँ, आज हमारी रसोई में ये खाना बन रहा है, आज हमने ये फल उगाए हैं, आज हमने अपने खेत में ये सब्जियां उगाई हैं। और हमेशा प्रकृति के साथ, एक सादगी के साथ अपने आखिरी दिन तक वो रहे हैं। धर्मेंद्र के बाद अब बात करते हैं राष्ट्र के दूसरे नायक की। आज हम आपको विंग कमांडर नमांश सयाल की आखिरी यात्रा में लेकर चलेंगे। हम आपको हिमाचल प्रदेश में उनके पैतृक गांव पटियालकर लेकर चलेंगे। उनके माता पिता, उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी से मिलवाएंगे। छोटी सी बच्ची है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी शहीद के घर जाना 4 धाम की यात्रा से भी ज्यादा पुण्य का काम है। और हम जानते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, उनके घर आप जा नहीं पाएंगे, उनके परिवार से मिल नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम आपसे ये कहेंगे कि आप सब हमारे साथ चलिए, उनके गांव चलिए, उन्हें नमन कीजिए, उनके परिवार को नमन कीजिए और आज उनकी शोक सभा में हमारे साथ शामिल होइए। गंगूबाई का नाम रहेगा, गंगूबाई का नाम रहेगा।
मृत्यु निश्चित है, लेकिन मातृभूमि के योद्धा कभी मरा नहीं करते, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और विंग कमांडर नमांश सयाल एक ऐसे ही योद्धा थे जो अपनी आखिरी सांसों तक, आखिरी पलों तक आसमान में भारत का परचम बुलंद करते रहे और अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने तेजस का साथ नहीं छोड़ा। इस बार विंग कमांडर नमांश सयाल का टास्क था कि पूरी दुनिया में भारत में बने तेजस का नाम सबसे तेजी से बुलंद हो, और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। अपनी आखिरी सांसों तक वो तेजस के साथ रहे। उनकी उम्र सिर्फ 34 वर्ष है। 34 वर्ष के विंग कमांडर नमांश का तेजस फाइटर जेट 21 नवंबर को दुबई एयर शो के दौरान एक दर्दनाक हादसे में क्रैश हो गया था, और ये उनके जीवन की आखिरी उड़ान थी। ये वीडियो आपके पास अब तक आए होंगे, आपने भी ये वीडियो देख लिया होगा कई बार, और इंटरनेट पर लगातार ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है, लोग इसे देख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और यहीं से उनके अमर होने की यात्रा की शुरुआत हुई। कल यानी 23 नवंबर को पटियालकर गांव में सैकड़ों लोगों ने अपने इस वीर बेटे को आखिरी विदाई दी, और इस गांव की जिन गलियों में एक जमाने में विंग कमांडर नमांश सयाल का बचपन बीता, उन्हीं रास्तों से, उन्हीं गलियों से होकर तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर जा रहा था। इस अंतिम संस्कार की सबसे भावुक तस्वीर वो है जब विंग कमांडर सयाल का तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। तब उनकी पत्नी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर अफशा ने पहले अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, और फिर अपने पति को आखिरी बार सैल्यूट किया। विंग कमांडर सयाल की पत्नी खुद भी एक फाइटर पायलट है, और उनकी ये तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि हमारे देश के जांबाज सैनिकों के साथ उनका परिवार भी कितना बहादुर होता है। हमारे जो जांबाज सैनिक हैं, जब ये अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, तो ये कुर्बानी उनके परिवार की भी होती है। और ये सलामी सिर्फ एक पत्नी की नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला और वायु सैनिक की भी सलामी है जो खुद भी देश की सुरक्षा में तैनात है, और अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय में वो अपने साथ साथ अपनी 6 साल की बेटी को भी संभाल रही है। वो एक पत्नी है, एक सैनिक हैं, और एक माँ भी है। और इस तस्वीर को देखकर शायद आज आप भी बहुत भावुक हो जाएंगे, और आपके लिए शायद आंसुओं को रोकना काफी मुश्किल होगा। विंग कमांडर नमांश सयाल की अंतिम यात्रा में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव वाले बड़ी संख्या में आए, जिसमें बड़े बूढ़ों से लेकर उनके साथ खेलने वाले, उनके साथ पढ़ने वाले, उनके करीबी दोस्त भी थे। और फिर पूरे सैन्य सम्मान के साथ नमांश सयाल का अंतिम संस्कार हुआ। आज हम आप सब की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें सलाम करते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हैं। अंतिम बिगुल सलामत शत।
once again on fire. भैया विंग कमांडर नमांश सयाल के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन जब उनके पिता से नमांश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश ने एक होनहार पायलट खो दिया है। उन्हें खुद से ज्यादा देश को हुए नुकसान की चिंता है। आप जरा एक पिता की ये बातें सुनिए। एक होनहार पायलट खोया देश ने, मैं तो अपना बेटा खोया, तो क्षति देश की भी हुई, मेरी भी हुई। पर उसके लिए हम जरूरी है कि मैं अपने आप को संभालूं, आगे इसकी वाइफ ही ऑफिसर है, उनको संभालूं, तो वो भी अपना काम करे और आगे प्रमोशन है। देश के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बच्चे हैं तो जिसका दिल करता उसको होता है, अपने आप को होनहार साबित करे। और ये मौके और ऐसी चीजें बड़े कम बच्चों को मिलता है मौका, तो देश में बच्चे आए और हमको बनाए। कुछ बताएंगे बचपन से ही इनका व्यक्तित्व कैसा रहा? इनका जो बड़ा शानदार व्यक्तित्व था, LKG से लेके कभी इसने एक टप्पड़ दिखाया और कभी निराश नहीं किया। जिस भी कंपटीशन में गया उसमें अव्वल है। नेशनल टैलेंट रिसर्च स्कॉलर है लड़का, जो स्कॉलरशिप 1000 बच्चों को मिलता पूरा ऑल इंडिया में, उसमें भी इसका नाम था। और एक इसका सर्टिफिकेट है जो गोल्डन होता है, बाकी सब सर्टिफिकेट से ब्लैक एंट्री होती है। एक NTSC है जिसकी राइटिंग गोल्डन अक्षरों से होती है, जो उसका रिकॉर्ड बताता है ना, देश को उसकी बहुत जरूरत है। तो इंडिया में 4 ही पायलट थे जो एरोबैटिक के ट्रेन, नहीं एरोबैटिक्स अलग होती है, विमान के ऊपर भी एक एरोबैटिक्स जो इनके बहुत काम आते हैं। तो उनको ट्रेन करने वाले दी थे कमांडर कार्तिकन, जो 5 साल उसको ट्रेन किया था। और उन्होंने बताया कि मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट, तो ग्रुप कैप्टन कार्तिकन मेरे साथ ही आए हैं। बड़ा रोज को अपने शिष्य को देख के कि मेरे शिष्य को बहुत एक ईमानदार होना शिष्य को खो दिया। विंग कमांडर नमांश सयाल के पिता को अभी आपने देखा। ये असल में 2 मिनट का उनका बयान था, लेकिन ये 2 मिनट की देशभक्ति की क्लास है हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए। उन्होंने बताया कि देशभक्ति क्या होती है। और हमारे जो सैनिक हैं वो वीर हैं, बहादुर होते हैं, असाधारण होते हैं, लेकिन हमारे सैनिकों के जो परिवार हैं वो भी असाधारण होते हैं। हमारे सैनिक वीरता से देश के लिए हर मोर्चे पर लड़ते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि हर सैनिक के पीछे उसका परिवार भी खड़ा होता है, और हर सैनिक के पीछे हर बार हर परिस्थिति में उसका परिवार भी उतनी ही वीरता का परिचय देता है। और इसीलिए आज आप इस बहादुर सैनिक को तो नमन कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन उसके परिवार को भी आपको सल्यूट करना चाहिए। नमांश सयाल वर्ष 2009 में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे और तेजस के उन चुनिंदा पायलट्स में थे जिन्हें दुनिया भर में भारत की ताकत दिखाने का मौका मिलता है, जिन्होंने दुनिया भर में तेजस के परचम को लहराया, दुनिया को बताया कि देखिए भारत ने कितना शानदार फाइटर जेट तैयार किया है। दुबई एयर शो में उनके तेजस फाइटर जेट को सिर्फ 8 मिनटों के अंदर आसमान में यह शानदार प्रदर्शन करना था। उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो बहुत ही एक ट्रेंड असाधारण पायलट थे। बहादुरी की कमी नहीं थी, स्किल की कमी नहीं थी। आसमान में लूप बनाने के दौरान उनका विमान अचानक जमीन के बहुत करीब पहुंच गया। आप आज इन 2 तस्वीरों में देखिए। एक तस्वीर है वर्ष 2022 की, जब तेजस फाइटर जेट ने सिंगापुर एयर शो के दौरान बिना किसी परेशानी के आसमान में इसी प्रकार के करतब दिखाए थे, ऐसा ही लूप बनाया था। लेकिन दुबई एयर शो में भी लगभग वैसा ही करतब दिखा रहा है, वैसा ही लूप है, लेकिन आखिरी के कुछ सेकंड में अचानक विंग कमांडर नमांश सयाल का विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और आप देखेंगे ज्यादातर हिस्से में ये दोनों वीडियोस बिल्कुल एक जैसे हैं। विमान की मूवमेंट, जो मैनूवर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। जो आखिरी 15 सेकंड हैं उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यह विमान क्रैश हो गया। यह समस्या कुछ भी हो सकती है। जब इस प्रकार का विमान उड़ता है तो ये
एक टीम होती है, मैन और मशीन की, पायलट और विमान की, और जब इंसान और मशीन दोनों मिलकर इस तरह का शानदार प्रदर्शन करते हैं तब कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ होगा। इस क्रैश की जांच भारतीय वायुसेना ने शुरू कर दी है। इस समय बातें करने वाले तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। सभी लोग आजकल एक्सपर्ट बने हुए हैं, सभी लोग आपको वीडियो पर खड़े होकर दिखा रहे हैं कि देखिए कि ये हुआ, ये हुआ। लेकिन हमें ऐसा लगता है इंतजार करना चाहिए। अभी इस क्रैश की, इस दुर्घटना की जांच हो रही है। जांच के बाद पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ था, वो आखिरी जो 15 सेकंड थे उसमें क्या हुआ। वरना उससे पहले तक विंग कमांडर नमांश शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। ये तेजस विमान शानदार प्रदर्शन कर रहा था और इन दोनों ने दुबई एयर शो के दौरान जो लोग इन्हें देख रहे थे उनका दिल जीत लिया था। एक और बड़ी अजीब सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं विंग कमांडर सयाल के पिता के बारे में। और यह हमें पता चला कि वो देखना चाहते थे कि उनका बेटा दुबई एयर शो के दौरान किस प्रकार के करतब दिखा रहा है। उन्होंने इंटरनेट पर देखना शुरू किया कि देखें कि उनका बेटा तेजस विमान से क्या क्या करतब दिखा रहा है। और जब उन्होंने इंटरनेट खोला, देखने गए थे वो अपने बेटे के करतब, उनके मैनूवर्स, उनका शानदार प्रदर्शन। लेकिन इंटरनेट पर जाते ही जो वीडियो आया वो था उस विमान के क्रैश का। और इस तरह उन्हें सबसे पहले ये बुरी खबर पता चली। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि विंग कमांडर नमांश सयाल एक बहुत ही समर्पित फाइटर पायलट और एक शानदार प्रोफेशनल थे। उन्होंने असाधारण कौशल और साहस के साथ देश की सेवा की और उनमें कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा थी। वायुसेना के ये शब्द नमांश सयाल के लिए बिल्कुल सटीक हैं, क्योंकि वो सिर्फ उड़ान नहीं भरते थे, वो हर उड़ान में भारत का सम्मान यानी तेजस को लेकर चलते थे। दुबई एयर शो के दौरान ही 2 घटनाएं हुई जो ये बताती हैं कि फाइटर जेट्स को उड़ाने वाले बहादुर पायलट्स के बीच एक अटूट रिश्ता होता है, चाहे वो किसी भी देश के हों, दुनिया के किसी भी हिस्से के हों, दुनिया की किसी भी एयरफोर्स के हों। और ये जो रिश्ता होता है फाइटर जेट्स के, फाइटर पायलट्स के बीच में, ये कई बार देश की सीमाओं को भी पार कर जाता है। 2 चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। पहला, दुबई एयर शो के दौरान रशिया की एरोबेटिक्स टीम भी मौजूद थी और उनका नाम है रशियन नाइट्स। और उन्होंने विंग कमांडर नमांश सयाल को श्रद्धांजलि देते हुए एक ऐसी खास उड़ान भरी जिसे कहते हैं मिसिंग मैन फॉर्मेशन। तो रशिया के जो पायलट्स यहां पर आए हुए थे, उन्होंने कैसे अपने एक साथी, अपने एक भाई विंग कमांडर सयाल को श्रद्धांजलि दी अपने फाइटर जेट्स के जरिए, ये मिसिंग मैन फॉर्मेशन बनाकर आप देखिए। तो फाइटर पायलट्स चाहे किसी भी देश के हों, उनके बीच में एक भाई जैसा अटूट संबंध होता है। और रशिया के पायलट्स ने अपने इस दूसरे भाई के लिए कैसे श्रद्धांजलि दी, ये फॉर्मेशन बनाकर आप देख सकते हैं। यह है सम्मान देने का तरीका। अब दूसरी बात आपको बताते हैं। अमेरिका की वायुसेना के F-16 विमान के फाइटर जो पायलट्स हैं, F-16 फाइटर जेट्स की जो टीम है, जो इस दुबई एयर शो में शामिल होने के लिए आई थी, उस टीम ने इस हादसे के बाद दुबई एयर शो में अपना प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विंग कमांडर सयाल की इस दुर्घटना के बाद हम विमान नहीं उड़ाना चाहते। और अमेरिकी वायुसेना के एक पायलट कैप्टन टेलर हिएस्टर ने यह कहा है कि तेजस हादसे के बाद भी
इस एयर शो में उड़ानों का जारी रखने का फैसला उनके लिए बहुत चौंकाने वाला है। उनका ऐसा मानना था कि अगर ऐसी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई तो दुबई एयर शो को अब कैंसिल कर दिया जाना चाहिए था, वहां पर और प्रदर्शन नहीं होने चाहिए थे, और इसलिए इस पायलट ने अपना प्लेन उड़ाने से इनकार कर दिया। और इस पायलट ने अपने दूसरे शहीद पायलट भाई के सम्मान में अपना प्रदर्शन रद्द करने का फैसला किया। और अमेरिका के इस कैप्टन की एक बात आप भी ध्यान से सुनिए। इस फाइटर पायलट ने कहा कि अक्सर कहा जाता है द शो मस्ट गो ऑन। आपने भी ये बात सुनी होगी, अक्सर लोग कहते हैं शो मस्ट गो ऑन। कभी कभी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है और अगले दिन शहर वापस अपनी गति पर लौट आता है और हम कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, लाइफ गोज ऑन। जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, और ये बात सही भी है। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि जिस दिन आप चले जाएंगे उस दिन कोई और भी यही बात कहेगा, द शो मस्ट गो ऑन, लाइफ गोज ऑन। ये इस फाइटर पायलट का बयान है जो उन्होंने हमारे विंग कमांडर सयाल के लिए दिया है। अब देखिए, हमारे जो दुश्मन हैं भारत के, जो तेजस से ईर्ष्या करते हैं, वो खुशियां मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुबई एयर शो के दौरान जहां पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, वहां पर तेजस का जो क्रैश होना वो भारत के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, भारत की छवि, तेजस की छवि के लिए। और वो ये सोचकर खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन उन्हें हम बताना चाहते हैं कि भारत रुकने वाला देश नहीं है, भारत झुकने वाला देश नहीं है। ये एक झटका तो हमारे लिए है, लेकिन ऐसे झटके भारत ने इससे पहले भी बहुत देखे हैं। इसलिए भारत रुकेगा नहीं, भारत झुकेगा नहीं, और तेजस ऐसे ही आसमान में नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा और एक दिन दुनिया तेजस को सलाम करेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस विमान अकेला ऐसा है जो क्रैश हुआ है। दुनिया भर के लगभग सभी बेहतरीन लड़ाकू विमान क्रैश हो चुके हैं, इस तरह की दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके हैं, चाहे वो एयर शोज के दौरान हो या बाहर हो। और इनमें दुनिया के बेहतरीन आधुनिकतम विमान भी हैं। दुनिया का सबसे आधुनिक विमान माने जाने वाला F-35 15 से ज्यादा बार क्रैश हो चुका है। अकेले 2025 में, यानी इसी साल, 4 बार ये प्लेन क्रैश हुआ है। अमेरिका का, जिसे दुनिया का बेहतरीन एयरक्राफ्ट मानते हैं, सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट। अमेरिका का एक और फाइटर जेट F-16 अब तक 700 से ज्यादा बार क्रैश हो चुका है, 700 बार। चीन का नया JF-17 फाइटर जेट 5 बार क्रैश हो चुका है। फ्रांस का रफाल भी 4 बार क्रैश हो चुका है। और तेजस को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बयान दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने कहा है कि दुबई में हुई घटना असाधारण परिस्थितियों में हुई है, जिसका इस कंपनी या तेजस विमान की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, तेजस के साथ मजबूती से खड़े होकर आगे बढ़ने का है। विंग कमांडर नमान सयाल ने भी अपनी आखिरी सांस तक तेजस का साथ दिया है और अपनी आखिरी सांस तेजस को समर्पित की। इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य है। मेड इन इंडिया तेजस देश के 146 करोड़ लोगों का सपना है, हमारी दशकों की मेहनत है, और इसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। सिर्फ एक हादसा इस पूरे प्रोजेक्ट को मिटा नहीं सकता, इसे पटरी से उतार नहीं सकता। आज दुश्मन हमारा मजाक उड़ाएंगे, दुष्प्रचार भी करेंगे, लेकिन हमें मजबूती से इसका सामना करना होगा। यह भारत का पहला बड़ा स्वदेशी फाइटर जेट है और इतनी आसानी से ये हार नहीं मानेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और हमारा तेजस एक बार फिर उड़ेगा, इस बार आकाश में और ऊंचा और मजबूती से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा और शानदार प्रदर्शन करेगा। भारत के 2 नायकों के बाद अब आपको मिलवाते हैं भारत के कुछ खलनायकों से, क्योंकि हीरो तो आपने देख लिए, लेकिन हर बार हीरो के साथ एक विलेन भी तो होता है। और अब आपको भारत के विलेन से मिलवाते हैं। दिल्ली की हवा में बहुत प्रदूषण है, ये बात हम जानते हैं, और इस प्रदूषण से तो सरकार निपट सकती है। इस तरह का प्रदूषण
दुनिया के बड़े बड़े देशों के शहरों में हुआ है और उन सरकारों ने इसे कम भी किया है। एक ना एक दिन हम भी कम कर लेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक और प्रदूषण के बारे में बताना चाहता हूं। कुछ लोगों के दिमाग में भारत विरोधी विचारों का प्रदूषण भरा हुआ है। इससे आप कैसे निपटेंगे? इसके लिए आप कौन से नए कानून बनाने वाले हैं? इसके लिए कौन सी कृत्रिम बारिश करवाएंगे? आज सबसे बड़ी चुनौती बौद्धिक प्रदूषण की है, जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के दिमाग में भरा हुआ है। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली में प्रदूषण है और दिल्ली आज दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में बन चुकी है। लोग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं, और सरकार कदम उठा रही है, यह भी सही है। लेकिन प्रदूषण के नाम पर 23 नवंबर को दिल्ली के इंडिया गेट पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ और यह विरोध प्रदर्शन बुलाया गया तो था प्रदूषण के नाम पर, जहरीली हवा के नाम पर, लेकिन ये प्रदूषण के नाम पर नहीं था, ये था एंटी इंडिया के नाम पर। ये प्रदूषण के खिलाफ नहीं था, ये भारत के खिलाफ था। ये प्रदूषण देश के खिलाफ, ये जो प्रदर्शन है ये देश के खिलाफ था और ये देश को तोड़ने वाले लोगों का था। इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों ने एक खतरनाक नक्सली नेता माडवी हिडमा को हीरो बना दिया और उसके लिए नारे लगाए। आपको याद होगा, माडवी हिडमा वही खतरनाक नक्सली है जिसे 18 नवंबर को सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में मार दिया था। हिडमा हमारे देश में 26 सबसे बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। उसने 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की हैं और हमारे न जाने कितने सारे सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उनके खून से इस नक्सली के हाथ रंगे हुए थे। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन को देखकर साफ लगता है कि इसका एजेंडा प्रदूषण नहीं था, बल्कि हिडमा को हीरो बनाना था, हत्यारे हिडमा का महिमा मंडन करना था और अर्बन नक्सलियों का नैरेटिव दुनिया को दिखाना था। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और देखिए कि हमारे देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो इस प्रकार की जहरीली विचारधारा के जो लोग हैं, उन्होंने कैसे प्रदूषण को एक सहारा बनाया अपना और उसके बाद भारत विरोधी प्रदर्शन इंडिया गेट पर बैठकर किया। हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा, कितने कन्हैया मारोगे, हर घर से कन्हैया निकलेगा, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, हिडमा की लड़ाई जिंदाबाद, हिडमा की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे हिडमा अमर है, हमारे हिडमा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, हमारे हिडमा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, हमारी की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोचिए, हिडमा जो एक खतरनाक माओवादी था, यह खुद छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मारा गया था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी दिल्ली आता, लेकिन हमारे देश का यह टुकड़े टुकड़े गैंग, इसने हिडमा को दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के केंद्र यानी इंडिया गेट तक पहुंचा दिया। आप याद कीजिए, इससे पहले अफजल गुरु के लिए नारे लगाया करते थे इसी तरह के लोग और कहते थे कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अब अफजल गुरु की जगह इन्होंने हिडमा की बात करनी शुरू कर दी है। हमारे देश में पिछले 11 वर्षों से जो विरोध प्रदर्शन होते आ रहे हैं उनका एक खास पैटर्न है और इसमें प्रदर्शन का मुद्दा और पोस्टर बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पीछे हमेशा एक छिपा हुआ एजेंडा होता है और वो होता है भारत को तोड़ना। और इस बार भी वही टूल किट सक्रिय था। आप 2 तस्वीरें देखिए, ये टूल किट कैसे काम करता है। पहली तस्वीर प्रदूषण को लेकर है, जबकि दूसरी तस्वीर हिडमा के समर्थन में है। तो ये आते हैं, कहते हैं कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन इनके मन में हिडमा छुपा हुआ था। सोचिए,
ये प्रदर्शन इंडिया गेट जैसे राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय प्रतीक के बहुत करीब किया गया। इंडिया गेट पर वैसे ही विरोध प्रदर्शन करने पर पाबंदी है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक खास जगह तय की गई है और उस जगह का नाम है जंतर मंतर, जहां कोई भी जाकर विरोध प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर इंडिया गेट को चुना ताकि पुलिस यहां पर आएगी, इन्हें हटाएगी, क्योंकि यहां विरोध प्रदर्शन करना अलाउड ही नहीं है। और जब पुलिस इन्हें हटाएगी तो इसके वीडियो बनेंगे, ये चिल्लाएंगे, नारेबाजी करेंगे और ये वीडियो दुनिया भर में प्रसारित किए जाएंगे। और फिर लोगों से ये कहा जाएगा कि देखिए, भारत में दिल्ली के लोग प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कैसे पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। ये कहानी दुनिया को बताई जाएगी। नक्सली, जो खतरनाक नक्सली हिडमा है, उसने 100 से ज्यादा हमारे जवानों की हत्या की है और पोस्टर में उसकी तुलना बिरसा मुंडा जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी से की गई। दरअसल अर्बन नक्सलियों का यही नैरेटिव वॉर है। आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों को महान बना दिया, आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर्स बताते हैं, आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट को आधी रात तक खुलवा लेते हैं आतंकवादियों को बचाने के लिए, आतंकवादियों के पक्ष में नारे लगाते हैं। आप देखिए, मैंने जो आपको बताया अफजल गुरु के बारे में और न जाने कितने आतंकवादियों के बारे में, और उमर खालिद जो जेल में रहा, जो जेल में है, उसके कितने सारे भक्त इस प्रकार के आज घूम रहे हैं। और ये लोग आतंकवादियों को हीरो बनाते हैं, नक्सलियों को हीरो बनाते हैं। हर वो व्यक्ति जो हमारे देश का नुकसान कर रहा है उसे ये अपना हीरो मानते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सड़क जैम करने की कोशिश की थी और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन पर इन्होंने चिली स्प्रे करने की कोशिश की। यानी ये सब लोग अपने हाथ में लाल मिर्ची का जो स्प्रे होता है वो लेकर गए थे और पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर ही ये लाल मिर्च का स्प्रे इन्होंने किया, जिससे कई पुलिस के लोग घायल हो गए। और ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से प्लान्ड था। अब जरा कल्पना कीजिए, नक्सल कमांडर के पक्ष में भारत की राजधानी में इंडिया गेट के सामने बैठकर नारे लगाना, पुलिस पर हमला करना, आम लोगों से नक्सली बनने की अपील करना। क्या ये प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन की कोई तस्वीर हो सकती है? अदालत ने 5 प्रदर्शनकारियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर दिल्ली पुलिस का पक्ष क्या है। इनसे चिल्ली पाउडर का स्प्रे रिकवर हुआ है, कई लोगों से रिकवर हुआ है। हमने देखा है कि इसकी प्रिपरेशन करके ये आए थे और जब उन्होंने चिल्ली पाउडर का स्प्रे इस्तेमाल किया पुलिस पे, तो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को इनमें से पकड़ा, दबोचा, ताकि इनका चिल्ली पाउडर के स्प्रे से कम लोगों पे और पुलिस पर्सनल स्टेज पे प्रभाव पड़े। इसकी जांच की जा रही है कि ये कहां से बिलोंग करते हैं और इसको निश्चित ही इसके इन्वेंशन को गंभीरता से लेते हुए हम इसकी पूर्ण इन्वेंशन तमाम आयामों के तहत इसकी की जाएगी। भारत एक बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है। भारत में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का एक लोकतांत्रिक अधिकार है और लोग करते भी हैं। लेकिन पिछले 11 वर्षों में आजादी के नाम पर देश को तोड़ने वाले न जाने कितने प्रदर्शन यहां पर हो चुके हैं। आपको याद होगा, वर्ष 2016 में दिल्ली में जेएनयू में देश को तोड़ने वाले नारे लगे थे और आतंकवादी अफजल गुरु को हीरो बनाकर तब पेश किया गया था। अफजल गुरु भारत की संसद पर हमले का आरोपी था, आतंकवादी हमले का आरोपी था। कोई भी भारतीय इस हमले को कैसे भूल सकता है। 2013 में यूपीए सरकार के दौरान उसे फांसी दी गई थी, लेकिन जेएनयू के कुछ छात्रों ने उसे हीरो बनाने की कोशिश की और 2025 में अब एक बार फिर हिडमा जैसे खतरनाक खूनी, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, अब उसे हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदर्शन करने वाले इन लोगों का हीरो हमेशा आतंकवादी ही क्यों होता है, कोई नक्सली ही क्यों होता है, कोई हत्यारा या कोई देशद्रोही ही क्यों होता है? क्या इन्हें इसी के नाम पर पैसा मिलता है? क्या विदेशों से इसी के लिए फंडिंग आती है और डीप स्टेट से क्या इसी के लिए मदद मिलती है? हमारे देश में अर्बन नक्सल्स का एक अलग ही इकोसिस्टम है जो इस देश को लगातार अस्थिर करना चाहता है और इस इकोसिस्टम का एक फिक्स्ड पैटर्न है। ये सरकार के खिलाफ जनता को भड़काते हैं,
देश की व्यवस्था पर लोगों का भरोसा तोड़ने की कोशिश करते हैं, भारत की छवि खराब करते हैं और भीड़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भारत में कोई नया कानून आ जाए उसका विरोध करते हैं, भारत में हर चुनाव का विरोध करते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और जो भी चुनाव हो रहे हैं वो सब धांधली है। ये अर्बन नक्सली जंगल में बंदूक लेकर नहीं घूमते, ये आपको भारत के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, एनजीओज के ऑफिसेज में और बहुत बार तो न्यूज रूम्स में भी मिलेंगे। अखबारों के न्यूज रूम्स में मिल जाएंगे, न्यूज चैनल के न्यूज रूम्स में पत्रकारिता करते हुए भी मिल जाएंगे। इनमें से बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स भी हैं, अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बताते हैं, अपने आप को यूट्यूबर बताते हैं और इन सब का मकसद एक ही है कि भारत को कैसे कमजोर करें। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक भारत के खिलाफ लगातार कैंपेन चल रहा है और आपने देखा कैसे सड़क पर अर्बन नक्सली हिडमा जैसे नक्सली को हीरो बना रहे हैं। अब ये देखिए कि कैसे सोशल मीडिया पर एक भारत विरोधी नैरेटिव चल रहा है और इसका पता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक नए फीचर से पता चला। एक्स ने अब कुछ बदलाव किए हैं। एक्स यानी जो पहले ट्विटर हुआ करता था, अब एक्स पर हर अकाउंट के साथ उसका लोकेशन दिखता है। आप किसी भी अकाउंट पर जा सकते हैं और उसका लोकेशन दे सकते हैं कि ये अकाउंट किस लोकेशन से बना है, कहां से ऑपरेट करता है और इससे यह पता चल जाता है कि एक्स पर कोई भी अकाउंट कहां और किस देश में बनाया गया। अब आप किसी भी अकाउंट के ज्वाइन करने की डेट पर जब क्लिक करेंगे तो उसका लोकेशन आपको पता चल जाएगा और लोकेशन डिस्प्ले फीचर शुरू होने के बाद यह पता चला कि भारत के खिलाफ होने वाले ज्यादातर पोस्ट्स विदेशों में बने अकाउंट से शेयर किए गए हैं। इनके नाम भारत के नाम पर, भारतीयों के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन ये विदेशों से ऑपरेट हो रहे हैं। अब तक ऐसा लगता था कि ये पोस्ट भारत के लोग कर रहे हैं, भारत के नागरिक ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लोकेशन नहीं दिखता था। और ये जितने भी अकाउंट बनाए गए हैं इनमें जो तस्वीरें लगाई गई हैं वो भारत के लोगों की लगाई गई हैं, नाम भी भारत के लोगों के हैं। लेकिन अब ये गलतफहमी दूर हो गई। ऐसे अकाउंट्स ज्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और खाड़ी देशों में बैठकर बनाए गए हैं। लोकेशन डिस्प्ले शुरू होने के बाद यह भी पता चला कि हिंदू विरोधी कैंपेन और जाति के आधार पर लोगों को बांटने वाले ज्यादातर पोस्ट उन अकाउंट से किए गए जो विदेशों में बने हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पक्ष में बार बार पोस्ट करने वाले लाखों फॉलोअर्स वाले कई एक्स अकाउंट्स भारत के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। भारत में इस समय एक्स पर लगभग 2,45,00,000 अकाउंट्स हैं और आपने ध्यान दिया होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक, सीएए और धारा 370 हटने जैसे मुद्दों पर देश विरोधी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैलाई गई और हजारों पोस्ट किए गए। आप जब जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत के लोग नाराज हो रहे हैं, भारत के लोग इस सरकार से बहुत दुखी हैं, भारत के लोग ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में तो हमारी हार हो गई। लेकिन इनमें से ज्यादातर पोस्ट भारतीय नामों और विशेष तौर पर हिंदू नामों का इस्तेमाल करके विदेशों से किए गए। इससे पता चलता है, इससे ऐसा लगता है कि भारत के लोग ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी ही सरकार और सेना से सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा एक भ्रम आपको लगेगा। लेकिन अब आप ये सोच लीजिए कि ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये भारत के लोग नहीं लिख रहे, ये विदेशों में बैठे टूल किट वाले लोग इसे लिख रहे हैं। और आप भी अगर चाहें तो अब आप किसी का भी अकाउंट चेक कर सकते हैं एक्स पर और जान सकते हैं कि उसका अकाउंट कहां पर बना है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको एक ऐसे डर के बारे में बताएंगे जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है और उसका नाम है फोफो यानी फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस,
लॉक है, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब हम आपके लिए एक ऐसे डर को डिकोड करेंगे जो अदृश्य है, लेकिन ये हम सभी की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। आपने फोमो का नाम सुना होगा, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, लेकिन अब फोमो पुराना हो चुका है। एक नया 4 शब्दों का डर इंटरनेट पर छाया हुआ है, और अगर आपने इसे अभी तक नहीं सुना है तो आप अभी फोमो महसूस करने वाले हैं। यह नया डर है फोफो, FOFO, यानी फेयर ऑफ फाइंडिंग आउट। आसान भाषा में कहें तो यह है पता चलने का डर, या यूं कहें कि सच जानने का डर। सच से सबको डर लगता है। सच को ना जानना आपके लिए हमेशा सुविधाजनक होता है। बहुत सारे लोग सच जानना ही नहीं चाहते, सच सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सच कड़वा होता है। यह आपके लिए एक कंफर्ट जोन की तरह होता है जो आप कभी तोड़ना नहीं चाहते। सच को ना जानना, सच से मुंह फेर लेना एक कंफर्ट जोन है, लेकिन जब तक आप इस कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे नहीं, जिंदगी में नए बदलाव नहीं कर पाएंगे और हमेशा बदलाव के डर से हारते रहेंगे। फोफो सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि आपके अंदर का एक ऐसा डर है जो आपकी जिंदगी के व्याकरण को बर्बाद कर रहा है। हो सकता है कि यह आपको जेन जी का शब्द लगे, लेकिन यह शब्द बहुत पुराना है और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लोग हमेशा से सच से भागते रहे हैं। यह पहली बार नहीं है, शुरू से ही लोग सच से भागते हैं। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप अपना हेल्थ चेकअप टालते रहते हैं, ये सोचकर कि कहीं आपको कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए, इसलिए क्योंकि आप सच जानना नहीं चाहते? क्या आप भी जब अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो आपको डर लगता है? क्या आप अपना वजन जानने से बचना चाहते हैं? जब आप वजन करने वाली मशीन पर खड़े होते हैं तो आपको देखने में तकलीफ होती है, आप देखना ही नहीं चाहते कि आपका वजन कितना है। आप अपने बारे में लोगों की राय सुनने से डरते हैं, या फिर किसी के मिस्ड कॉल पर कॉल बैक करने से भी कई बार आप घबराते हैं कि कहीं कुछ ऐसी बात ना करनी पड़ जाए जो आप करना नहीं चाहते। अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है तो आप भी फोफो के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। फोफो डर का एक ऐसा चक्रव्यूह है जो अपने साथ डर का पूरा परिवार लेकर आता है। जैसे फोडा यानी FODA, फेयर ऑफ डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी करने का डर। जैसे फोसो, FOSO, फेयर ऑफ स्टार्टिंग ओवर, मतलब नई शुरुआत करने का डर। और फोबा, FOBA, फेयर ऑफ बीइंग अलोन, मतलब अकेले होने का डर। आप ऐसे रिश्ते में फंसे रहते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अकेले होने के डर से आप सही फैसला कभी कर नहीं पाते। आप नया विकल्प खोजने से डरते हैं, या फिर असफल होने के डर से नया कदम उठाने से बचते हैं। इन सारी बातों का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप सच जानने से डरते हैं, सच का सामना नहीं करना चाहते, और आप सच को स्वीकार करने से घबराते हैं। आपको लगता है कि अगर आप सच जान गए तो आपको शायद तकलीफ होगी, या फिर सच जानने के बाद आपको अपना फैसला बदलना होगा, या फिर कोई नया बदलाव करना होगा, कोई नया फैसला लेना होगा जो आप करना नहीं चाहते। अगर आप भी फोफो के शिकार हैं तो हम आपको आज यही सलाह देंगे कि सच चाहे कितना भी डरावना हो, कितना भी कड़वा हो, आपको उसे सुनना चाहिए, आपको उसे देखना ही चाहिए, क्योंकि सच्चाई में ताकत भी बहुत होती है। ये एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको हमेशा सही रास्ते पर रखेगी। सच सुनना आसान नहीं होता, लेकिन सच की एक खास बात है कि सच बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा रहता है। आप जितनी जल्दी सच को स्वीकार करते हैं, उतनी ही जल्दी आप उस स्थिति का हल ढूंढ लेते हैं। इसलिए सच को टालिए मत, बल्कि सच को स्वीकार करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा,
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डी कोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और वर्ष 2007 में धर्मेंद्र की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लाइफ इन अ मेट्रो। और आज आखिर में मैं धर्मेंद्र का एक डायलॉग आपके लिए बोलना चाहता हूं। कुछ पाने की चाह, कुछ और बेहतर की तलाश, इसी चक्कर में इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है और जो उसके पास होता है। तलाश कभी खत्म नहीं होती, वक्त खत्म हो जाता है। नमस्कार। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पहली नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन। दिल्ली करेगी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सारियानु जी आयानु। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा।
कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का